Students, a very warm welcome to all of you. And first of all, I would really like to congratulate each and every one of you because you have achieved your first academic milestone. That is, आपने स्टैंडर्ड 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो पास कर लिए हैं. Whatever be the method, यानी कि जो मास प्रमोशन मेथड हुआ है, because of that all of you have achieved your first academic milestone. हर एक स्टूडेंट के लाइफ का जो पहला एकेडमिक माइलस्टोन होता है वो स्टैंडर्ड 10th के बोर्ड एग्जाम होते हैं. सो आप सभी ने वो अचीव कर लिया है थ्रू मास प्रमोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज achievement that you have, all of you have achieved. So welcome to the world of competition, and yes, from here now you are gonna face real world competition. आप लोगों ने अभी तक 10th स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा है, जो भी क्लास में आपने कंपटीशन फेस की है अमंग योर कलीग्स, सो वो जो कंपटीशन था और अभी जो आप कंपटीशन फेस करने वाले हो, दोनों में जमीन और आसमान से ज्यादा का डिफरेंस होने वाला है. दैट इज, अब आप रियल वर्ल्ड कंपटीशन में आने वाले हैं, अब आप नेशनल लेवल कंपटीशन में आने वाले हैं, बिकॉज यू विल बी अपियरिंग फॉर नीट. सो ये जो नीट एग्जाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस एग्जाम. सो ये जो एग्जाम है नीट का, इट इज ऑल ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम एंड इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. यानी कि इस एग्जाम में पास करने के बाद ही आप किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो, फिर चाहे वो MBBS हो, BDS हो, आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, या फिर कोई और मेथड हो जो कि ट्रीटमेंट का, दैट इज BPT और अदर थिंग्स लाइक बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड अदर सच फील्ड्स. सो इस नीट एग्जाम के बिना आप किसी भी मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते हो. सो दिस विल बी योर फर्स्ट अचीवमेंट if you people qualify NEET exam, if you want to become a doctor or work in any medical field. so यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एग्जाम को क्लियर करना होगा वो है नीट एग्जाम. और नीट एग्जाम आप तभी अपियर हो सकते हो जब या तो आप 12th स्टैंडर्ड में अपियर हो रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अपियर इट आफ्टर गिविंग योर 12th एग्जाम. यानी कि यहाँ पर आपके लिए जो पहला क्राइटेरिया होने वाला है वो होगा आपका स्टैंडर्ड 12th का एग्जाम. तो स्टैंडर्ड 12th के एग्जाम में नीट में अपियर होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप 50% मार्क्स के लिए ही बोर्ड में ट्राई करो. ट्राई एटलीस्ट 90-95% की आप उतना अचीव कर पाओ, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपको लाइफ में हर स्टेज पर काम आएंगे. सो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सो इज नीट एग्जाम. यानी कि आप में से जो भी बच्चे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने वाले हो, वो अपने दिमाग में ये डेडिकेशन भर लो अभी से, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल एग्जाम फेस करने वाले हो. आप 16 लाख स्टूडेंट से फाइट करने वाले हो एक सीट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा नीट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15.9 lakhs के आसपास है. सो वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट टू 16 lakhs. और 16 लाख स्टूडेंट से आपको फाइट करके एक MBBS का सीट लेना होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर नीट एस्पायर टू बी MBBS डॉक्टर. ऑल्सो देर आर अदर फील्ड्स लाइक BDS और BAMS और BHMS और BYNS, and there are other such fields which we are gonna discuss later. So first of all, let me give you an intro of NEET, that is NEET जो होता है वो क्या है, कौन उसे कंडक्ट करता है. सो जो नीट एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है, उस नीट एग्जाम का जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट.
यानी कि दिस एग्जाम, ऑन पासिंग दिस एग्जाम यू आर गोना बिकम एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन एनी मेडिकल और अप्लाइंग इन एनी मेडिकल कॉलेज, be it from MBBS or other such colleges. So this is the exam which you are gonna face after your 12th board exam. Now it is being conducted by NTA. This NTA stands for National Testing Agency. सो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है. सो ये जो एग्जाम है अल्टीमेटली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है एंड दैट इज ये एग्जाम नेशनल लेवल पे होने वाला है. ये किसी स्टेट बोर्ड के लिए कन्फाइंड नहीं है. ये जो नीट एग्जाम है दिस वाज फॉर्मली नोन एज AIPMT. सो बिफोर 2013 इस एग्जाम को हम AIPMT के नाम से जानते थे एंड 2013 में फर्स्ट टाइम के लिए नीट हुआ था. बट स्टिल आफ्टर दैट 2013, 2014 एंड 15 में AIPMT हुआ था. नाउ 2016 से फिर से नीट कंटिन्यू किया है और आज भी नीट एग्जाम ही कंटिन्यू हो रहा है. सो दैट AIPMT वाज फॉर्मर वर्जन ऑफ नीट एग्जाम. सो दैट वाज आल्सो अ नेशनल लेवल एग्जाम. लेकिन उस समय पर क्या होता था कि हर स्टेट बोर्ड्स जो होते थे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते थे, वो अपने अंडर आने वाले कॉलेजेस के लिए सेपरेट एग्जाम लेते थे. लाइक BCC या फिर जो BHU है वो अपने लिए सेपरेट एग्जाम लेता था. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU वो खुद के लिए सेपरेट एग्जाम लेता था. यानी कि व्हेन AIPMT वाज बीइंग कंडक्टेड, स्टेट बोर्ड्स हैड देयर सेपरेट एग्जाम फॉर एंट्रेंस टू मेडिकल कॉलेजेस व्हिच केम अंडर देयर गवर्नमेंट. बट जब से नीट आया है इट हैज encompassed every medical exam right from AIIMS, JIPMER, other state boards like BCC and the WBJE and other such boards. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स लेती थी जैसे कि BHU, AMU एंड लाइकवाइज अदर सच यूनिवर्सिटीज, तो उन सभी एग्जाम्स को नीट में इंक्लूड कर दिया गया है. एंड ऑल्सो जिपमर एंड एम्स विच वर वेरी स्पेशल एग्जाम्स फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स. सो आप लोगों को मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने सारे एग्जाम्स अब नहीं देने हैं, ऑल थैंक्स टू नीट. बिकॉज अगर नीट ना होता तो आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग मेडिकल एग्जाम्स देने होते अगर आप सारी सीट्स के लिए अपीयर होना चाहते. सो इस नीट का जो फर्स्ट बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है दैट इज कि पूरे इंडिया के मेडिकल सीट्स के लिए एप्लीकेबल होने के लिए you have to give only single exam, that is NEET. So this was the first thing about NEET, that is NEET has encompassed or it has inculcated every possible medical seat in the country. Now अब NEET तो कंडक्ट होता है NTA के द्वारा. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये जानना है कि आप एलिजिबल कैसे हो पाओगे NEET देने के लिए. तो एलिजिबिलिटी मिनिमम है, अगर एज की मैटर में हम बात करें तो दैट इज 17 ईयर्स. Minimum age that you should be of is 17 years and there is no upper age limit. So right now there is no upper age limit but there are certain discussions going on कि इसमें age limit लगाया जाए, maybe 21 years or 25 years or 30 years or any such age limit. So फिलहाल के लिए यहाँ पर upper age limit नहीं है. So you can apply for NEET even after your 12th exam, even after your BSc exam, even after your MSc exam. So you can apply for NEET even at those times also. So आप लोगों को NEET में बहुत सारे attempts मिलने वाले, but let's hope कि आपको एक से ज़्यादा attempt की ज़रूरत ही ना हो. Let's hope कि आप में से सभी first attempt में NEET qualify कर लो. But that is very rare, but still you can try for it. Give it a go, give it your best shot and let's see what happens. So आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं तो हम बाद में भी दे जाएंगे 12th के बाद.
आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, दैट इज द बेस्ट अटेम्प्ट एंड गिव इट योर फुल गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 17 ईयर्स एज लिमिट है। 12th स्टैंडर्ड में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो 12th स्टैंडर्ड में आपने जो सब्जेक्ट्स लेने हैं वो एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश इज अ मस्ट। सो पीसीबी में आपके 50% तो मस्ट होने चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में आपके एग्रीगेट 50% होने ही चाहिए। इंडिविजुअली भी आपको 50% से ज्यादा मार्क्स इन तीनों मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये नहीं कि आप 50% के लिए ट्राई करो, यू शुड ट्राई एटलीस्ट फॉर 90%, 95% एंड मे बी इवन मोर। इफ यू कैन देन गो फॉर इट। सो ये हुआ हमारा बेसिक्स। नाउ वी ऑल्सो हैव टू सी सर्टेन थिंग्स इन नीट। जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है, किस मोड में होता है, कैसे होता है। सो नॉर्मली जो नीट का एग्जाम होता है नॉर्मली इज टेकन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। तो नॉर्मल जो नीट का शेड्यूल होता है उसमें मई के पहले संडे को इसका एग्जाम लिया जाता है। बट वी ऑल नो कि अभी कोरोना केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो अभी तो शेड्यूल नहीं है कि अभी तो जो मई वाला शेड्यूल था वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता है। सो मे हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड। सो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल गिव अस अ न्यू डेट एंड जब भी हो लेट्स होप कि ये सितंबर के आसपास हो जाए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल टाइम कि ये नीट एग्जाम हो पाए। बट स्टिल नॉर्मली मई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को ये होता है। एंड आपको इस एग्जाम को अपियर होने के लिए वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मार्क्स इन 12th एंड द एज लिमिट, यानी कि ये दोनों बेसिक चीजें आपको होनी ही चाहिए टू बी एबल टू अपियर इन नीट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव टू सी कि ये जो नीट का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है या ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो इट इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड को हम कॉमनली पेन पेपर मोड भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाला है, इट इज जस्ट लाइक अ पेन पेपर मोड एग्जाम। सो दिस इज द मोड ऑफ एग्जाम। नाउ वी विल सी द मेन डिटेल्स ऑफ योर नीट एग्जाम, दैट इज यहाँ पर कितने मार्क्स के एग्जाम होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड लाइकवाइज अदर सच थिंग्स। सो यहाँ पर हमारे जो नीट एग्जाम है वहां पर टोटल 180 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे आपको। इस 180 क्वेश्चंस में तीनों सब्जेक्ट्स आपके डिवाइडेड हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन द बायो विच इज गोना बी योर 50%। यानी कि ये जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है आपके लिए इन 180 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स से। ओके, नाउ जो केमिस्ट्री का पेपर आपका होने वाला है वो भी होगा 45 क्वेश्चंस का ही। और जो बायो का आपका पेपर होने वाला है उस वो 180 का 50% दैट इज 90 क्वेश्चंस होने वाले हैं यहां पर। यानी कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर है वो है हमारे पेपर का 25%, लाइकवाइज केमिस्ट्री इज ऑल्सो 25%, बट बायोलॉजी इज 50%। यानी कि हमारा जो आधा पेपर होने वाला है नीट का वो तो अकेला बायो का ही होने वाला है, दैट इज बायो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब ये बायो की जो 90 क्वेश्चंस है ये आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शन से मिला करके आने वाले, दैट इज यहां पर बॉटनी और जूलॉजी दोनों की बात हो रही है।
तो बॉटनी और जूलॉजी में आपके जो क्वेश्चंस है वो बराबर नहीं डिवाइडेड हैं। दैट इज, ऐसा नहीं है कि बॉटनी में 90 में से 45 आएगा, जूलॉजी में 90 में से 45 आएगा। यहाँ पर काफी डिफरेंसेस है। उसका कारण ये है कि जो 11th और 12th के टोटल चैप्टर्स हैं उनमें से ज्यादातर चैप्टर्स बॉटनी के हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल सी लेटर कि जो बॉटनी के चैप्टर्स हैं वो अराउंड हैं 26 चैप्टर्स आउट ऑफ योर 38 चैप्टर्स इन 11th एंड 12th, और जो जूलॉजी के चैप्टर्स है वो सिर्फ 12 चैप्टर्स है। तो दैट मीन्स कि जो बॉटनी का सेक्शन है जूलॉजी के डबल से भी ज्यादा है, यानी कि जूलॉजी से काफी कम क्वेश्चन आएंगे एज कंपेयर टू बॉटनी। तो बॉटनी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स वेटेज ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कंटेंट बड़ा है, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स भी ज्यादा आ सकते हैं आपको बॉटनी से। तो दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। सो लेट्स स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस बॉटनी एंड जूलॉजी। तो अगर हम बायो को फिर से डिवाइड करके पढ़ें कि कहां पर कितने सेक्शंस हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायोलॉजी में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बॉटनी एंड देन यू हैव जूलॉजी। तो अगर हम बॉटनी की बात करें तो 11th में बॉटनी के कितने चैप्टर्स हैं और जूलॉजी के कितने चैप्टर्स हैं। लाइकवाइज हम 12th के लिए बात कर सकते हैं। तो अगर हम 11th स्टैंडर्ड के लिए बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में जो बॉटनी के चैप्टर्स हैं वो जूलॉजी से कहीं कहीं ज्यादा चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 11th में 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो कि जूलॉजी के चैप्टर्स होने वाले हैं। लाइकवाइज चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9, तो यहाँ चैप्टर 7 एंड चैप्टर 4 आर फ्रॉम जूलॉजी। तो 11th में जूलॉजी के आपके टोटल हो जाते हैं 9 चैप्टर्स, और जो बॉटनी है टोटल हमारे 11th में 22 चैप्टर्स हैं और 9 हो गए यहाँ पर हमारे जूलॉजी के। तो जो बॉटनी के चैप्टर्स हो गए दैट इज अल्टीमेटली 13 चैप्टर्स। ये तो हो गई बात 11th स्टैंडर्ड की। नाउ अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में टोटल 16 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे 11th में 13 + 9 आपके पास टोटल हो जाते हैं 22 चैप्टर्स, उसी तरह यहाँ पर 12th में टोटल है आपके पास 16 चैप्टर्स। तो इन 16 चैप्टर्स में जूलॉजी के जो वेटेज है वो काफी कम है, दैट इज चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड ऑल्सो चैप्टर 8। तो इन चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो 12th में जूलॉजी की कोई चैप्टर ही नहीं है। सो यहाँ पर 12th में जूलॉजी के सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं और बॉटनी के अदर 13 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप टोटल कंबाइन करें 11th और 12th मिला करके तो बॉटनी के 26 चैप्टर्स हैं, और लाइकवाइज अगर हम जूलॉजी के चैप्टर्स को कंबाइन करें तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं। और अगर हम ग्रैंड टोटल की बात करें 11th और 12th को इंक्लूड करके तो टोटल हो जाते हैं 38 चैप्टर्स। सो इस तरीके से आपका 11th और 12th डिवाइडेड है। दैट इज 11th में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाते हैं 22, और अगर हम 12th की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो जाते हैं 16। तो अगर हम यहाँ पर टोटलाइज करें तो टोटल 11th चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स ऑफ 11th तो हो जाएंगे 22, और अगर हम टोटल चैप्टर्स ऑफ 12th की बात करें तो ये हो जाते हैं 16। यानी कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक एबनॉर्मल फिनोमेनन है।
12th क्लास में आपको कम चैप्टर्स पढ़ने हैं और 11th क्लास में आपको ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। जो 16 का 1.5 होगा 24 होगा, बट स्टिल आपको 11th क्लास में इतने ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने हैं और 12th में इतने कम पढ़ने हैं चैप्टर्स। सो ये थोड़ा सा एक एबनॉर्मल बात है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में होता है कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है अमाउंट ऑफ सिलेबस भी बढ़ते जाएगा, बट यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में बहुत कम पढ़ाई होगी, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में बहुत कम सिलेबस होता है, और यहाँ पर 11th में सडनली आपको बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ाई करना है, और उसके बाद आपको 12th में उससे कम पढ़ाई करनी है। सो ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि ये जो 11th वाला सेक्शन होने वाला है ये काफी टफ होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड से भी टफ होगा और 10th स्टैंडर्ड से तो कई गुना ज्यादा टफ होने वाला है। दैट इज दिस 11th इज द टफेस्ट पोर्शन दैट यू आर गोना फेस अप टिल नाउ। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड बिना एग्जाम दिए पास किया है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज वी कैन नॉट चैलेंज द गवर्नमेंट डिसीजन, बट स्टिल आप लोग ये जान लो कि आपने जो भी एग्जाम्स आज तक 10th स्टैंडर्ड तक दिए होंगे, दोज एग्जाम्स आर नथिंग इन कंपैरिजन टू योर नीट एग्जाम, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ बायो में आपको 38 चैप्टर्स हैं। तो आप सोचो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंक्लूड करने पे टोटल कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, और इन सभी का एक साथ आपको एग्जाम देना है इन द फॉर्म ऑफ नीट। तो नीट का जो एग्जाम होने वाला है विल बी ऑफ 3 hours and 180 क्वेश्चंस। तो नीट का जो 3 घंटे का एग्जाम है उसमें आपको 11th और 12th के पूरे कंटेंट को दिमाग में रखना है, यानी कि आप ही सोचो कि कितना स्टिफ कंपटीशन होगा वहां पर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नीट में जो टोटल हमने देखा था अभी कि 180 क्वेश्चंस थे, तो 180 क्वेश्चंस में ऑब्वियसली 90 क्वेश्चंस बायो के थे, वो हमने देख लिया था। और बायो में बॉटनी के चैप्टर्स काफी ज्यादा हैं क्योंकि 26, और यहाँ पे जूलॉजी के सिर्फ 12 चैप्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली बॉटनी का जो सेक्शन है ना कहीं ज्यादा है, यानी कि जो बॉटनी है हमारे जूलॉजी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मतलब क्या जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, जूलॉजी भी हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है, और कुछ क्वेश्चन जूलॉजी से ऐसे आते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें सॉल्व करना काफी मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा और हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लेते हैं। तो नीट में जो 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर अगर हम बायो की बात करें और एज अ होल नीट की बात करें, तो नीट में हमारे 180 क्वेश्चंस थे। तो इन 180 क्वेश्चंस में अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया तो 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स इफ करेक्ट। वहीं अगर 1 क्वेश्चन आपको -1 मार्क्स भी दे सकता है अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यानी कि उल्टा आपको लॉस हो सकता है इफ रॉन्ग। यानी कि नीट में जो 4 नंबर का पर क्वेश्चन होता है वो टोटल आप करो तो 720 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि नीट में 180 क्वेश्चन से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे? 720 मार्क्स के पेपर होंगे आपके। इनमें से अगर आप एक क्वेश्चन के सही करते हो तो यू विल गेट 4 मार्क्स। अगर आप मिस्टेक करते हो और गलत ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो अगर आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ा है तो उससे ना आपका गेन है ना आपका लॉस है, यानी कि दीज आर आवर नॉर्मल क्लासिफिकेशंस ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल पेपर है आपका 720 मार्क्स का। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे डिस्कशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको इस 720 मार्क्स से कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कोटा की बात करें, तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए हम लोग 2020 की कट ऑफ को स्टैंडर्ड मानते हैं। सो अगर हम 2020 की बात करें गवर्नमेंट सीट्स के लिए, तो और 2 कोटा होते हैं, एक स्टेट कोटा होता है और दूसरा होता है नेशनल लेवल कोटा। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं उनमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है या जो स्टेट बोर्ड डिसाइड करता है कट ऑफ वो वैलिड होता है, और हर कॉलेज में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं, दैट इज नीट के नेशनल लेवल कोटा से। तो नेशनल लेवल कोटा से 15% का कट ऑफ अलग निकलेगा और स्टेट लेवल कट ऑफ
अलग निकलेगा। सो हम लोग यहां पर 2020 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, 2020 की कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम यहां पर, और हमने गवर्नमेंट सीट की बात कर रही है यहां पर, ना कि प्राइवेट सीट की। प्राइवेट सीट की हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर हम गुजरात स्टेट बोर्ड की बात करें, क्योंकि आप सभी गुजरात से बिलोंग करते हो, तो हम गुजरात के सबसे अच्छे कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज BJMC अहमदाबाद। सो गुजरात में अगर हम BJMC की बात करें तो इसका जो कट ऑफ गया था वो था 610 आउट ऑफ 720 फॉर जनरल कैटेगरी, और जिसे आप अनरिजर्व्ड कहते हो, जो जनरल कैटेगरी हम लोग नॉर्मली बोलते हैं या फॉरवर्ड कैटेगरी बोलते हैं, या जिसे आप अनरिजर्व्ड भी बोलते हो। सो दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ फॉर एनी कैटेगरी। तो गुजरात में 2020 में जो बेस्ट कॉलेज था उसका कट ऑफ है 610 मार्क्स, और ये कैटेगरी किसके लिए है? अनरिजर्व्ड वालों के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड का कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है, और इनके अलावा जो भी कैटेगरीज होंगी उनकी कट ऑफ 610 मार्क्स के नीचे ही होगी, 610 मार्क्स के ऊपर नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। ये तो बात हुई गुजरात के लिए। तो जो बच्चे गुजरात के स्टेट बोर्ड के या स्टेट के मेडिकल कॉलेज के लिए अपीयर होना चाहते हैं थ्रू गुजरात स्टेट कोटा, तो गुजरात स्टेट कोटा के थ्रू आप एटलीस्ट 610 मार्क्स अगर लाते हो, जो कि इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, तो यू विल गेट अ श्योर मेडिकल कॉलेज सीट इन गुजरात स्टेट बोर्ड्स और इन गुजरात स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये तो हुई गुजरात की स्टेट कट ऑफ की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट सीट्स थ्रू ऑल इंडिया कोटा। अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो जो काउंसलिंग होता है, आप लोग अभी 10th से 11th में आए हो तो आप लोगों को ज्यादातर काउंसलिंग के बारे में नहीं पता होगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, काउंसलिंग में जो बच्चे का मार्क्स होता है उसके अकॉर्डिंग सीट्स अलॉट किए जाते हैं और एक सर्टेन कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, जिसके बाद उन्हें वो कॉलेज अलॉट किया जाता है। सो अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें थ्रू नीट कोटा, तो यहां पर फर्स्ट राउंड जो 2020 में हुआ था, फर्स्ट राउंड, उसमें जो कट ऑफ गया था दैट वाज 618 आउट ऑफ 720 मार्क्स। और हम कब की बात कर रहे हैं? हम 2020 की, बिकॉज 2021 का एग्जाम तो अभी हुआ ही नहीं है। सो जो लास्ट एग्जाम था हम उसी के रेफरेंस में बात कर सकते हैं, उसी के कंपैरिजन में बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट राउंड में 618 आउट ऑफ 720 मार्क्स था। नाउ अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें, दैट इज सेकेंड काउंसलिंग की बात करें, तो सेकेंड काउंसलिंग में ये 611 गया था। एंड वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, हम लोग यहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम अगर हाईएस्ट कट ऑफ को स्टैंडर्ड मान के चले तो अदर कैटेगरी के बच्चे अगर इतने मार्क्स लाते हैं तो उन्हें तो श्योरली सीट मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लिए कर रहे हैं, और बाकी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, एक बात आप सभी याद रखना कि आपकी कट ऑफ इससे नीचे ही जाएगी, इसके ऊपर नहीं जा सकती है। यानी कि दिस इज योर बेंचमार्क, दिस इज योर स्टैंडर्ड, इसे आप स्टैंडर्ड मान के प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। दैट इज, इसके ऊपर कट ऑफ जनरली नहीं जाते हैं, तो आप लोग इसे स्टैंडर्ड मान सकते हो। और आप लोगों को श्योर शॉट रहने के लिए मिनिमम कि 620 मार्क्स का एम रखना पड़ेगा, कि अगर आपने 620 मार्क्स अचीव कर लिया है तो आपको अश्योर्ड मेडिकल कॉलेज में सीट मिल ही जाएगा। यानी कि 620 आउट ऑफ 720 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, और नॉर्मली जो बच्चे टारगेट करते हैं 650 मार्क्स तो टारगेट करते ही हैं। यानी कि आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए नीट के प्रिपरेशन के डे 1 से। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, राइट फ्रॉम दिस वेरी डे। और आप दिमाग में रखना कि आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने हैं वो मिनिमम आपको टारगेट रखना है 650 मार्क्स आउट ऑफ 720। बिकॉज आप अगर बड़ा टारगेट नहीं रखोगे, आप अगर बाउंड्री लाइन टारगेट रखोगे तो आप बाउंड्री लाइन के पहले ही रह जाओगे, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जो बाउंड्री लाइन के लिए टारगेट रखता है वो बाउंड्री लाइन के पहले ही गिरता है। बट अगर आप बाउंड्री लाइन के बाहर की टारगेट रखोगे, 620 नहीं 650 की टारगेट रखोगे, 660 मार्क्स की, 70 मार्क्स की टारगेट रखोगे,
तो आप जरूर 620 630 के आसपास हो सकता है कि आप पहुंच जाओ। सो मिनिमम अपने दिमाग में ये रखना है कि हमारा ये टारगेट है कि 650 मार्क्स से हमें कम नहीं आना चाहिए। ये अपने दिमाग में खुद से प्रॉमिस करो और उसी प्रॉमिस के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो नीट का, बिकॉज यू आर गोना फाइट विद 15 लाख स्टूडेंट्स, मे बी 16 लाख स्टूडेंट्स, और हो सकता है कि इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो और भी इंक्रीज हो जाए, बिकॉज नॉर्मली हर साल कुछ हजार बच्चे इंक्रीज करते हैं। तो आप सोचो कि आप उन 16 लाख बच्चों में डिजर्व करते हो या नहीं, और आप तभी डिजर्व करोगे जब आप दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करोगे, तभी आप डिजर्व कर पाओगे। यानी कि आपको उन 16 लाख बच्चों से अगर आगे निकलना है तो यू हैव टू बी समथिंग स्पेशल। अगर आप स्पेशल नहीं भी हो तो आप स्पेशल मेहनत करो, अपने आप को स्पेशल बनाओ, अपना वो स्पेशल एबिलिटी डेवलप करो कि जो बच्चे आपसे आगे हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन बच्चों से भी आप आगे रहो। भले ही आप इंटेलिजेंट उतने ना हो, लेकिन आप मेहनत अगर करोगे तो आप उससे डेफिनेटली आगे जा सकते हो। दिस इज माई प्रॉमिस एंड माई गारंटी टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट important thing that you have to qualify NEET is dedication and dedication. So this is the most important thing. अगर आप कम इंटेलिजेंट हो, एवरेज इंटेलिजेंट हो, तो भी आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि नीट में इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते कि आपका ब्रेन को सुपर इंटेलिजेंट होना पड़ेगा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इवन इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, लेकिन अगर आप मेहनत एक्स्ट्रा एवरेज करो, अबव एवरेज मेहनत करो और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ाई करो, तो यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई। और बहुत सारे बच्चे जो स्टैंडर्ड 10th से स्टैंडर्ड 11th में आते हैं इस सोच के साथ कि हम डॉक्टर बनेंगे, वी विल गेट सच सीट, वी विल गेट दैट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वो सोच ही रह जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेडिकेशन। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर बच्चा स्पेशल होता है, बट स्टिल आखिर क्या कारण है कि कुछ बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं और कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? सो द डिफरेंस इज डेडिकेशन एंड डेडिकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर नीट प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट एंड हैव अ गुड लक फ्रॉम माई साइड एंड लेट्स क्रैक इट।